नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या ट्रिपल तलाक आस्था का मुद्दा है? उससे भी आगे, क्या ये उसी तरह से विश्वास और आस्था का मुद्दा है जैसे राम का जन्म अयोध्या में और राम मंदिर को लेकर लोगों का विश्वास? ये आज कह दिया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कोर्ट में कपिल सिब्बल ने ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर कि ट्रिपल तलाक और राम में आस्था विश्वास एक ही जैसा है। सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक पर सुनवाई के दौरान बहस एक नई मोड़ पर ही मुड़ गई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से पैरवी करने उतरे वकील कपिल सिब्बल ने 3 तलाक को आस्था का रंग दे दिया और इसकी तुलना अयोध्या में श्री राम के जन्म से कर डाली। कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा, मान लीजिए मेरी आस्था राम में है और मेरा ये मानना है कि राम अयोध्या में पैदा हुए। अगर राम को लेकर आस्था पर सवाल नहीं उठाए जा सकते तो 3 तलाक पर क्यों? ये सारा मामला आस्था से जुड़ा है। उनका ये कहना था कि जो मजहब के तमाम मामलात हैं इसका ताल्लुक आदमी के ईमान से यानी बिलीफ से भी है और प्रैक्टिस से भी है। तो जो भी कम्युनिटी बिलीव करती है कि ये उसका मजहब है, जैसे कि हिंदू ये अगर बिलीव करते हैं कि राम अयोध्या में पैदा हुए थे तो इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ये उनका अपना बिलीफ है। सिब्बल ने दलील दी कि संविधान सभी धर्मों के पर्सनल लॉ को पहचान देता है। कपिल सिब्बल अपनी दलीलों से साबित करने में लगे रहे कि तलाक आस्था का मामला है और इसे संवैधानिक मान्यताओं से दूर रखा जाना चाहिए। सिब्बल ने अदालत में कहा, 3 तलाक 1400 साल पुरानी प्रथा है और ये स्वीकार की गई है। ये मामला आस्था से जुड़ा है जो 1400 साल से चल रहा है, तो ये गैर इस्लामिक कैसे है? हम इसे असंवैधानिक बताने वाले कौन होते हैं? 3 तलाक पर संवैधानिक नैतिकता लागू नहीं होती। पर्सनल लॉ कुरान और हदीस से आया है। क्या कोर्ट कुरान में लिखे लाखों शब्दों की व्याख्या करेगा? सिब्बल की दलील पर संविधान पीठ के जस्टिस आरिफ नरीमन ने उनसे पूछा, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हमें इस मामले पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए? जवाब में सिब्बल ने कहा, हाँ, आपको नहीं करनी चाहिए। बहस के दौरान जस्टिस कुरियन ने कपिल सिब्बल से पूछा, पवित्र कुरान में पहले से ही तलाक की प्रक्रिया बताई गई है, तो फिर तलाक की क्या जरूरत? जब कुरान में 3 तलाक का कोई जिक्र ही नहीं तो ये आया कहां से? इस पर कपिल सिब्बल ने कहा, कुरान में 3 तलाक का जिक्र नहीं है, लेकिन कहा गया है कि अल्लाह के मैसेंजर की बात मानो। अल्लाह के मैसेंजर और उनके साथियों से 3 तलाक की प्रथा शुरू हुई। नटशेल में आर्गुमेंट यह है कि फेथ का मैटर है, उसी मजहब को ये तय करना है कि हमारे मजहब के एसेंशियल पार्ट्स क्या हैं, और वो सिब्बल साहब अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं। सन 54 में 7 जज कह चुके हैं। 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में बहस अहम मोड़ पर पहुंच गई है। केंद्र सरकार जहां 3 तलाक को मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों का हनन बताते हुए अपना पक्ष रख रही है, वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड केंद्र की दलील को खारिज कर रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोर्ट में दलील दी कि 3 तलाक को मुस्लिम समाज में कतई अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अगर कोई 3 तलाक देता है तो तलाक फिर भी हो जाता है और ये आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए कोर्ट को इसमें दखल नहीं देनी चाहिए। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। इसी मुद्दे पर आज हमने अपनी बहस हल्ला बोल में 2 ऐसे लोगों को आमने सामने किया जो वकील भी हैं और जबरदस्त डिबेटर भी हैं। असदुद्दीन ओवैसी वर्सेस सुब्रमण्यम स्वामी। इसी मुद्दे पर देखिए। आप कहते हैं कि मुस्लिम बच्चियों की पढ़ाई आप वकालत करते हैं, उसके लिए कदम भी उठाते हैं। आप कहते हैं कि वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो, उनकी आजादी की बात आप करते हैं, तो फिर यहां पर आकर क्यों आपकी सुई अटक जाती है? क्या आपको ये लगता है कि इसकी आड़ में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड पुश कर रहे हैं, इसलिए आप जेंडर इश्यूज को मानने को तैयार नहीं है? नहीं, चलिए मैं थोड़ी देर के लिए आपकी हर बात का इकरार करता हूं कि अंजना ओम कश्यप सच कह रही हैं। चलिए, मुसलमानों का मसला सिर्फ ट्रिपल तलाक ही है। मैं स्वामी साहब की बात को मान लेता हूं। मैं आप दोनों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि बीजेपी जाकर मुसलमानों में जो 14% है उसमें 7% मुस्लिम महिलाओं को रिजर्वेशन दे दीजिए। आप चलिए, हमको न दीजिए, मुस्लिम महिलाओं को रिजर्वेशन दे दीजिए। उनको आप एक टिकट नहीं देते असेंबली का, पार्लियामेंट का टिकट नहीं देते, आप कहते हैं कि आपकी जरूरत नहीं है हमको। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मुसलमानों का मसला सिर्फ ट्रिपल तलाक है तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, दिल की गहराइयों से स्वामी साहब से गुजारिश कर रहा हूं, स्वामी साहब मोदी साहब को बोल के
मुस्लिम महिलाओं को सिर्फ रिजर्वेशन दिला दीजिए, मसले का हल है। अरे 1400 साल पहले जिस मजहब ने औरत को अपनी बाप की जायदाद में हिस्सा दिया, जिसने उसको इख्तियार दिया कि तुम खुला ले सकती हो, तुम कंडीशन लगा सकती हो, आज अगर हमको स्वामी साहब सिखा रहे हैं, स्वामी साहब हमने सिविल मुस्लिम मैरिज एक्ट को क्यों रखा? इसलिए रखा कि हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, हिंदुस्तान के प्लुरलिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप जैनिज्म के संतार के बारे में क्यों नहीं कहते? ऐसे 20 लाख हिंदू बहनें स्वामी साहब जो तड़प रही हैं आपके लिए, जो चाहती हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी उनके लिए उठ के लड़े और उनका हक दिलाएं, उनके शौहर उनको छोड़कर बैठे हुए बड़े बड़े घरों में। स्वामी साहब कभी उन औरतों की तो आवाज उठा लीजिए। स्वामी जी देखिए, पहले मैं आपको एक बात पर करेक्ट करता हूं, अभी तक करेक्ट नहीं किया आपको। जो जैन की जो परंपरा थी, जिस पर राजस्थान के हाई कोर्ट ने जो फैसला दी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा नहीं किया है, सिर्फ अभी स्टे दिया, उसकी सुनवाई नहीं हुई है बहुत दिनों से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना नहीं किया और सुनने के लिए उन्होंने स्टे ऑर्डर दिया था। तो जब पूरी बहस हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट की फैसला आएगी तब हम बात करेंगे। लेकिन जहां तक मुस्लिम महिलाओं के वकालत करने की बात है, मैं तो संविधान का वकालत कर रहा हूं, मैं मुस्लिम महिलाओं का नहीं कर रहा हूं। मैं संविधान में उनकी हक है, उस हक को देने के लिए मैं लड़ रहा हूं। और मुस्लिम महिलाओं के लिए मैं लड़ने चाहता हूं तो उनको कहूंगा कि बुर्का भी नहीं पहनना चाहिए इस गर्मी में। काला बुर्का पहन के इतनी यातना होती है मुस्लिम महिलाओं को, अब कभी सोचा है? उनको कह दीजिए कि कोई मुस्लिम महिला बुर्का नहीं पहनना चाहिए। लेकिन सर मुझे लगता है कि इसमें हम एक जो मूल बात उन्होंने कही थी उससे जरा उस पर जवाब नहीं है। ठीक है बोलिए। एक मिनट स्वामी साहब आप बुरखे के खिलाफ हैं, बहुत अच्छा है, मैं मानता हूं। स्वामी साहब क्या आप क्रिश्चियन से कहेंगे, क्या आप राजस्थान और हरियाणा के गांव में जाकर कहेंगे उन हिंदू औरतों से जो जिनका कल्चर का हिस्सा है कि जब किसी गैर मर्द के सामने आती हैं तो अपने सर को ढांक लेती हैं, आप उनका चेहरा भी नहीं देख सकते? स्वामी साहब क्या उनसे जाकर कहेंगे आपको बुरखे की फिक्र है? स्वामी साहब मैं आपसे कह रहा हूं कि स्वामी साहब आप हिंदू औरतों के ताल्लुक से तो कहिए कुछ। अरे तो जाके कहिए ना। आप ये क्यों नहीं कहते खाप पंचायत के खिलाफ स्वामी साहब PIL क्यों नहीं डालते? स्वामी साहब आप कह रहे हैं मगर आप डालते नहीं हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि गुजरात हो या महाराष्ट्र, वहां पर 20 लाख हिंदू औरतें अबैंडन है। हाँ मैंने तो सबरीमले में महिलाओं को हक है जाने के लिए, महीने में कोई भी दिन हो उसके लिए लड़कर करके दिया, वो आप भूल गए। और मैं हरियाणा जा रहा हूं 22 तारीख को, महिलाओं के लिए मैं वहां बोलने वाला हूं। ठीक है, एक बार स्वामी जी मुझे लगता है कि उस सवाल पर भी आपको जवाब देना स्वामी साहब बड़ी न्यूज बनेगी आज तक पे। एक बार वो जो अब कह रहे थे कि महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को प्रतिनिधित्व, अब यूपी में चुनाव हुए सर, आपने मुस्लिम को टिकट ही नहीं दिया। वही संविधान तो सभी के प्रतिनिधित्व की भी बात करता है। तो अगर वाकई उनकी चिंता है तो ये वाले मुद्दे पर कहीं ना कहीं बीजेपी बिल्कुल ही फिसलती दिखती है। हम तो नहीं, हमने कोई कोटा पर नहीं दिया। हमारे वहाँ बहुत तमिल लोग हैं, उनको भी टिकट नहीं दिया। ये तो कोई बात नहीं है कि वहाँ सबको हमें प्रतिनिधित्व के लिए मौका देना। वो अप्लाई करेंगे तो जरूर हम उनको काबिल लोगों को मिलेंगे तो हम दे देंगे टिकट। हम किसी को ब्राह्मण और क्षत्रिय इसको देखकर नहीं वोट देते। और सारे लोग हमें वोट देते हैं, जो भी हिंदू हैं सबने वोट दिया हमें, और मुसलमान महिलाओं ने भी हमें वोट दिया। मुस्लिम महिलाओं ने भी बीजेपी को वोट दिया। वैसी जी हाँ नहीं, मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया और आपने टिकट नहीं दिया। मुस्लिम महिलाओं ने आपको सब दिया, आप रिजर्वेशन नहीं देना चाहते। मुस्लिम महिलाओं ने आपको वोट दिया और आप कह रहे हैं कि बुर्का निकाल दो और बिकनी पहन लो। स्वामी साहब आपके बोलने में और करने में तजाद है, हिपोक्रेसी है। आपके पास कितने ब्राह्मण MLA हैं, कितने ब्राह्मण ठाकुर MP हैं। सुनिए स्वामी साहब सुनिए ना। अरे सच्चाई कड़वी लगती है स्वामी साहब। आप तो ब्राह्मण हैं, आपको फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बना रहे हैं। क्यों नहीं बना रहे हैं बताइए आप? क्या वो भी उसमें ताल्लुक है क्या कुछ उसका?
तो ये सब चीजें स्वामी साहब, अगर आप अखबार उठाकर पढ़ लेंगे हिंदुस्तान का, तो शादी का जो रिश्तों का आता है उसमें तो कास्ट है, कास्ट तो है हिंदुस्तान में, रियलिटी है। महात्मा गांधी के ताल्लुक से कुछ कास्ट का नाम लेकर कहा गया। ये मैं यही तो कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को बीजेपी एक्सेप्ट करना नहीं चाहती। बीजेपी हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। बीजेपी हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू कल्चर को बर्दाश्त कर सकती है, किसी और कल्चर को बर्दाश्त नहीं कर सकती। स्वामी साहब सुनिए, जाली कट्टू के बारे में आपकी क्या राय है? जाली कट्टू के बारे में आपकी क्या राय है? क्या मोदी सरकार, क्या मिस्टर स्वामी सुप्रीम कोर्ट जाकर कहेंगे कि संतारा पर बैन लगाइए? चलिए स्वामी साहब आप चले जाइए, आप कपिल सिब्बल से बड़े लॉयर हैं और मुझे डर होता है जब आप कोर्ट को जाते हैं। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से एक बार फिर आपका स्वागत है। लालू प्रसाद यादव फंस गए हैं, वो भी 1000 करोड़ के मामले में फंसे हैं। बेनामी प्रॉपर्टी का इस बार मुद्दा है, कई जगहों पर पड़े हैं छापे, देखिए। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की बेनामी संपत्ति पर इनकम टैक्स ने धावा बोला तो दिल्ली से लेकर बिहार तक उथल पुथल मच गई। इनकम टैक्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लालू प्रसाद यादव की तमाम बेनामी संपत्ति खंगाल डाली। लालू प्रसाद यादव के दिल्ली और गुड़गांव में पूरे 22 ठिकानों पर छापेमारी की गई। जानकारी के मुताबिक ये छापेमारी जमीनी सौदों को लेकर हुई धांधलेबाजी में हुई। लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि उन्होंने 1000 करोड़ की जमीन का बेनामी सौदा किया है। घड़ी में सुबह के करीब 8 बजते ही इनकम टैक्स विभाग ने अपनी कार्रवाई शुरू की तो जांच दिल्ली से लेकर गुड़गांव और रेवाड़ी तक पहुंच गई और कुछ जाने माने कारोबारियों, रियल एस्टेट एजेंटों के परिसरों में भी रेड डाली गई। आज तक की टीम भी लालू और उनके परिवार पर लगे बेनामी संपत्ति के आरोपों को खंगालने निकली। सबसे पहले आज तक के रिपोर्टर आनंद दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में पहुंचे। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ 22 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड चल रही है दिल्ली और गुड़गांव में, और एक रेड यहां भी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के प्लॉट नंबर D1088 पर भी चल रही है। यहां पे सुबह से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी और दिल्ली पुलिस के कर्मी मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं 3 मंजिला भव्य रिहायशी इमारत बन रही है इस प्लॉट पर। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और जो जानकारी है उसके मुताबिक लालू प्रसाद यादव जब केंद्रीय मंत्री थे यूपीए सरकार में, तब उन्हें ये प्लॉट बतौर गिफ्ट मिला था और उनके जो बेटे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव और उनकी बेटी चंदा यादव, दोनों AB एक्सपोर्ट्स नाम की कंपनी है जिसमें डायरेक्टर हैं, जो इस रिहायशी इमारत के मालिक बताए जाते हैं। बीजेपी ने करीब 1000 करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टीज का हवाला देते हुए लालू प्रसाद यादव पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लालू के परिवार का दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में ये मकान 800 वर्ग मीटर में बना है। इस मकान को उस वक्त 5 करोड़ में खरीदा गया था, जो अब तकरीबन 50 करोड़ से ऊपर का है। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि ये मकान खरीदा कैसे गया था और क्यों विवाद हो रहा है। फ्रेंड्स कॉलोनी में हूँ और ये दिल्ली का एक बेहद पॉश इलाका है और मेरे ठीक पीछे D1088 इस प्लॉट पे जो ये कोठी बनी हुई है, तिमंजिला आप देख सकते हैं ये कोठी बनी है और पिछले 2 साल से इसमें काम चल रहा था। पहले यहाँ पे एक बंगला होता था जो 2008 में AB एक्सपोर्ट्स नाम की कंपनी ने खरीदा था और AB एक्सपोर्ट्स में तब मालिक होते थे अशोक कुमार बंथिया और उनकी पत्नी संगीता बंथिया। लेकिन 2010 से 2014 के बीच इस कंपनी के सारे शेयर्स तेजस्वी प्रसाद यादव और चंदा यादव, जो बेटा और बेटी हैं लालू प्रसाद यादव के, उनको ट्रांसफर किया गया था। उस दौरान केंद्र में मंत्री होते थे लालू प्रसाद यादव और यही आरोप बीजेपी लगाती रही है कि जब लालू प्रसाद यादव मंत्री थे तो उन्हें बतौर किकबैक्स ये बेनामी प्रॉपर्टीज मिली थी। तब इसकी कीमत 5 करोड़ थी और अब ये 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से एक शेल कंपनी AB एक्सपोर्ट्स के गड़बड़ झाले के जरिए
लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक बन बैठा। और अब उस संपत्ति की भी पड़ताल करते हैं जिसके आरोपों के घेरे में लालू यादव की बेटी और दामाद यानी मीसा और उनके पति शैलेश कुमार हैं। जी हाँ, बिजवासन का ये वही फार्म हाउस है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये फार्म हाउस मात्र 1 करोड़ 41 लाख रुपए में खरीदा गया और अब इसकी कीमत करीब 100 करोड़ के पास बताई जा रही है। मैं उस जगह पे मौजूद हूँ ब्रजवासन में जहाँ पर लालू जी का फार्म हाउस है। ये उनकी जो बेटी है मीसा यादव उनका बताया जा रहा है, उनके जो दामाद हैं उन दोनों का बताया जा रहा है। और यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं उनसे जब हम तहकीकात करते हैं, उनसे पूछते हैं, अच्छा ये जो है फार्म हाउस किसका है? लालू के दामाद का। अच्छा, हाँ जी। तो कितने दिनों से आप जानते हैं? मैं इनको कम से कम 7 साल से जानता हूँ। वहाँ यहाँ पर जो है आसपास के इलाकों में वो आते जाते रहते हैं? हाँ आते हैं सर। अच्छा, हाँ। आप पहचानते हैं उनको? खूब जानते हैं, खेती में जोतता हूँ, मैं ट्रैक्टर चलाता हूँ। अच्छा, अंदर ट्रैक्टर चलाते हैं आप। तो यहाँ क्या क्या उगाया जाता है? यही सब्जी वब्जी उगाई जाती है और कुछ ना। तो यहाँ पर जो सामने सज्जन मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि वो यहाँ पर ट्रैक्टर चलाते हैं, अब ये जो कह रहे हैं अगर उस बात पर भरोसा किया जाए तो हाँ, लालू जी के जो दामाद हैं वो यहाँ आते जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चीज़ को अभी ताज़ा ताज़ा मिटाया गया है, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि पूरी सफ़ेदी पोती गई है जिससे ये एड्रेस ना पता चले। तो जिस तरीके से मामला हाईलाइट हुआ, हम कह सकते हैं उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ये कोशिश की गई कि इसको जो है लोग आसपास के ना जान पाएँ और जो बाहर का आदमी है वो भी ना जान पाए। और इस जगह की अगर हम बात करें तो ये पॉश इलाका है, काफ़ी महंगी ज़मीनें हैं, यहाँ पर बड़े बड़े फार्म हाउस हैं। पिछले हफ्ते ही बीजेपी ने लालू प्रसाद यादव, उनकी बेटी मीसा भारती और उनके दोनों बेटों पर तकरीबन 1000 करोड़ रुपए के भ्रष्ट भूमि सौदों में शामिल होने का आरोप लगाया था और केंद्र सरकार से दिल्ली में हुए ऐसे ही एक सौदे की जांच की मांग की थी। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर इस बेनामी प्रहार ने बढ़ती गर्मी में सियासत का पारा भी बढ़ा दिया है। पटना में लालू यादव के घर के सामने सन्नाटा पसरा है और दिल्ली में 1000 करोड़ की संपत्ति पर लालू के परिवार को घेरा जा रहा है। आनंद पटेल और सिद्धार्थ के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। क्या लालू के मॉल की मिट्टी में घोटाले का रंग है? ये तमाम ऐसे आरोप हैं जो सुशील मोदी लगातार लगा रहे हैं लालू प्रसाद यादव पर। सुशील मोदी के 9 प्रहार कैसे लालू के बेटे बेटियों पर लगा रहे हैं आरोप, देखिए। आधे दर्जन से ज्यादा कंपनियों के बारे में हम लोगों ने खुलासा किया है। 42,33,000 का एक मकान खरीदा जाता है, 23 करोड़ का लोन दिया, 8,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग, 50 करोड़ से ज्यादा। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी लालू यादव पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं तो बेफिक्र लालू कहते हैं कि बेल पक भी जाए तो कौवे के बाप का क्या जाता है। मतलब अगर कोई उन्हें मुफ्त में जमीन देता भी है तो किसी का क्या जाता है, क्या जाता है क्या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलों में इजाफा होता ही जा रहा है। जिन मुश्किलों की बरसात सुशील मोदी ने मिट्टी घोटाले से की थी, फिर एक के बाद एक घोटालों के आरोप लगाते गए, बेनामी संपत्ति इकट्ठा करने के आरोप तक मरते चले। और अब तो खैर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापे मारने भी शुरू कर दिए। देखिए सुशील कुमार मोदी के लालू और उनके परिवार पर लगाए गए गंभीर आरोप। लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के वन मंत्री तेज प्रताप यादव ने निर्माणाधीन पारिवारिक मॉल की मिट्टी पटना के चिड़ियाघर को 90 लाख में बेची। दूसरा आरोप, रेल मंत्री रहते हुए लालू ने साल 2005 में रेलवे के रांची और पुरी स्थित 2 होटल बिजनेसमैन हर्ष कोचर को बेचने में मदद की। बदले में कोचर ने लालू को पटना में 2 एकड़ जमीन दी जिस पर मॉल बनाया जा रहा है, जिसकी मौजूदा कीमत 500 करोड़ है। तीसरा आरोप, जिस डेलाइट मार्केटिंग कंपनी ने पटना स्थित जमीन का अधिग्रहण किया उसमें लालू की बेटी चंदा यादव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में तो शामिल ही थी। उन्होंने सरकारी दस्तावेज में पता एक अन्य मार्ग यानी मुख्यमंत्री आवास का दिया। चौथा आरोप, राबड़ी देवी के शासनकाल में एके इन्फो सिस्टम्स के मालिक ओम प्रकाश कात्याल ने पटना में शराब की फैक्ट्री खोलने के एवज में लालू यादव और उनके परिवार के नाम कई एकड़ जमीन दी। लालू के परिवार का रेल मंत्री रहते जो ब्लैक मनी अर्जित किया लालू यादव ने, जो चारा घोटाले का पैसा है वही काला धन सुरेंद्र जैन के माध्यम से लौट कर कंपनी में आ गया और उसी पैसे से और ये जमीन खरीदी जाती है। आज इस जमीन की कीमत 50 करोड़ रुपए से ज्यादा है।
क्या मतलब है? गलत हुआ है तब ना, कोई चीज गलत होगा तब ना। कोई चीज गलत हुआ ही नहीं है तो उस पर क्यों आप लोगों को वो करना। देखिए आप लोग एक चीज जान जाइए, हमारे पार्टी द्वारा जितने आरोप लगाए हैं, किसी ने एक सवाल पूछा सुशील मोदी जी से? कौन सच्चा है कौन झूठा? सुशील कुमार मोदी के आरोप बेबुनियाद हैं या लालू की राजनीति पर लगे ये कुछ और नए दाग हैं? इसका पता तो जांच के बाद ही चल पाएगा। लेकिन आरोपों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है, जिसकी जद में लालू के साथ साथ उनके दोनों बेटे और बेटियां तक आ गई हैं। सुशील कुमार मोदी के लगाए ताजा आरोप के मुताबिक पांचवा आरोप, लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने 20 साल की उम्र में औरंगाबाद स्थित करीब 20,000 स्क्वायर फीट जमीन 54 लाख रुपए में खरीदी, जिसकी जानकारी 2015 के चुनाव में निर्वाचन आयोग को नहीं दी। छठा आरोप, लालू के छोटे बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शेल कंपनी एबी एक्सपोर्ट्स के नाम से दिल्ली में 115 करोड़ की प्रॉपर्टी गलत तरीके से खरीदी। सातवां आरोप, साल 2005 में मंत्री पद के लिए आरजेडी नेत्री कांति सिंह ने पटना स्थित करोड़ों की जमीन और एक 3 मंजिला इमारत लालू यादव के दोनों बेटों के नाम की। आठवां आरोप, आरजेडी नेता रघुनाथ झा ने यूपीए 1 में मंत्री पद के लिए लालू यादव को गोपालगंज स्थित जमीन और 3 मंजिला मकान दी, जिसकी कीमत आज करीब 15 करोड़ रुपए। नौवां आरोप, लालू की बेटी मीसा भारती ने दिल्ली स्थित 2 बड़े फार्म हाउस, जिसकी अनुमानित कीमत 100 करोड़ रुपए है, उसे महज 1 करोड़ 41 लाख रुपए में खरीदा। मीसा भारती ने 1998 में स्थापित इस कंपनी को मात्र 1 लाख रुपए में खरीद लिया और श्री विवेक नागपाल और उनकी पत्नी आरती नागपाल जो इस कंपनी की प्रमोटर थे, इन लोगों ने पूरी की पूरी कंपनी को दिल्ली की करोड़ों की जमीन के साथ लालू के परिवार को सौंप दिया। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी की माने तो उनके पास पुख्ता सबूत हैं। केंद्र और राज्य सरकार इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करेगी तो पता चलेगा कि सच क्या है। आज तक ब्यूरो। लेकिन लालू प्रसाद यादव को जो जानता है सब कुछ समझता है। बेनामी प्रहार पर खूब जोर से गरजे लालू, और भी जोर शोर से आए सामने और कहा, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, इस गीदड़ भभकी को किसी और के आगे रखो। बेनामी संपत्ति के सांप ने लालू के परिवार को सूंघ लिया तो होश फाख्ता हो गए। 22 ठिकानों पर रेड पड़ी तो लपेटे में लालू और उनकी औलादें हैं। इन छापों के बाद लालू के भीतर से जो राजनीतिक राग निकला है वो दिलचस्प है। इधर दिल्ली में रेड पड़ी और उधर लालू ने ट्वीट किया, बीजेपी को नए अलायंस पार्टनर मुबारक हो। लालू प्रसाद झुकने और डरने वाला नहीं है। जब तक आखिरी सांस है, फांसीवादी ताकतों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। इस ट्वीट को दर्द और निशाना दोनों समझा जा सकता है। कहीं न कहीं दर्द दोस्ती का है और निशाने पर नीतीश हैं। कहीं इसलिए तो नहीं कि जिनका नाम ले लेकर सुशील मोदी कार्रवाई की मांग उठाते रहे हैं। खुद नीतीश ने केंद्र सरकार से चुनौती भरे अंदाज में इस पर कार्रवाई करने को कहा था। इसमें हम लोग जांच करेंगे। कंपनी लॉ बिहार का है, जरा हमको बताइए। तो हमको तो व्यक्तिगत रूप से कुछ सब चीज की जानकारी भी नहीं, क्योंकि राज्य सरकार का विषय ही नहीं। तो एक ही चीज पता चलता है कि इस तरह का एक वातावरण बनाकर रखो कि राज्य सरकार जो काम कर रही है वो गौण हो जाए और यही बातें प्रमुखता से आती है। लालू यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी को भी चेतावनी दे डाली। बीजेपी में हिम्मत नहीं कि लालू की आवाज को दबा सके। लालू की आवाज दबाएंगे तो देश भर में करोड़ों लालू खड़े हो जाएंगे। मैं गीदड़ भभकी से डरने वाला नहीं। लालू के ट्वीट से इनकम टैक्स की रेड में सियासी रंग घुल गया है और लालू पर आए बेनामी संकट पर आरजेडी और बीजेपी में जोरदार भिड़ंत हो गई है। पटना से सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। सबसे तेज खबरों के लिए www.aajtak.in। इसी खबर के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए।